आर्थिक विकास क्या होता है आपका? आर्थिक विकास उसको बोलते हैं कि जब आपकी आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के साथ जरूरी नहीं है विकास हो। विकास तब होता है कि जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण स्तर, में भी वृद्धि हो। तो इसे क्या बोल देते हैं? आर्थिक विकास। कि आर्थिक वृद्धि भी हो रही हो, उसके साथ साथ क्या, लोगों के कल्याण स्तर में वृद्धि हो। कल्याण स्तर मतलब उनको शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो, बिजली प्राप्त हो, ईंधन प्राप्त हो, मकान उनके पास हो, संपत्ति हो, परिवहन के साधन हो। तो ये सब उनके स्तर में जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास हुआ है। नहीं तो आर्थिक, और ये विकास जो होता है आर्थिक विकास, वो आर्थिक वृद्धि के बिना क्या है? पॉसिबल नहीं होता है। आर्थिक वृद्धि के बिना बहुत ही मुश्किल होता है विकास को बोलो आर्थिक विकास। और आर्थिक वृद्धि जो होती है, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बिना हो सकती है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि हुई लेकिन सरकार कुछ काम ही नहीं करा रही है, कुछ भी कल्याण के काम नहीं कराए, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क नहीं हुआ है, तो आपका क्या विकास तो नहीं होगा, देश आर्थिक तरक्की कर जाएगा। तो दो चीजें हो गई, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि के जो हैं आपके नापने वाले मापक, वो क्या क्या है, उन पे आ जाते हैं। तो आर्थिक वृद्धि किस किस चीज से मापते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आर्थिक वृद्धि आपकी मापने के लिए जो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता था पहले, अब इसको बना दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये कुछ आंकड़े निकालता है ना, कुछ इंडेक्स निकालता है, कुछ गणना करता है। तो उन्हीं के आधार पे अपन पता लगाते हैं कि अपने देश आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। तो उनमें क्या होता है, एक तो जीडीपी, सबने नाम सुना होगा, जीडीपी हो गई, फिर एनडीपी आ जाती है, फिर जीएनपी आ जाता है, फिर एनएनपी आ जाता है। ये चार जो होते हैं, नॉर्मली तो होता है जीडीपी और जीएनपी, लेकिन बाकी के दो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या अंतर है इनमें। इससे अपन देखते हैं कि देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं। ये आर्थिक वृद्धि के मापक हैं। तो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि के मापक ही देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो आर्थिक वृद्धि के मापक में देख लेते हैं, सबसे पहला जीडीपी देख लेते हैं। तो जीडीपी, आर्थिक वृद्धि के मापक में जीडीपी किसे बोलते हैं? क्या है जीडीपी? जीडीपी तब बोलते हैं जब देश की घरेलू सीमा, कोई देश है उसकी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, ये अंतिम शब्द याद रखना, के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और इसका क्या है, किस समय काल में होना चाहिए? तो ये एक समय काल डिसाइड करता है, आपके देश के अलग अलग देशों की होती है, तिमाही आधार पर भी निकालते हैं, 3 माह के आधार पर भी जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं, 6 माह के आधार पर भी देखते हैं, और 1 साल के आधार पर। तो जिस चीज की जीडीपी निकालनी है, 1 साल की निकालनी है, तो उस 1 साल के अंदर क्या क्या वस्तुएं और कितनी सेवाएं उत्पादित हुई हैं, उन सब का क्या कुल मूल्य जोड़ लेते हैं, वो हो गई जीडीपी आपकी। अब जीडीपी में अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? तो 2 टाइप की वस्तुएं होती हैं, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु,
मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? जिसका उपयोग किसी वस्तु को बनाने में होता है। जैसे मोटरसाइकिल बन रही है तो टायर का भी उपयोग होगा, पहिए का भी उपयोग होगा, ब्रेक का भी उपयोग होगा, हर एक चीज का होगा, बोल्ट का, नट बोल्ट का इस्तेमाल होगा। तो ये चीजें क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। इनका मूल्य नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जब एक मोटरसाइकिल बिकेगी तो उसमें इन सारी चीजों का मूल्य ऑलरेडी जुड़ा रहता है। अगर पहले इनका जोड़ लेंगे मूल्य तो क्या हो जाएगा? दो बार उनकी गणना हो जाएगी। तो जीडीपी में आपका मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ते हैं, सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं, इनका कुल मूल्य जो देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित हुई है वो आपकी जीडीपी हो गई। अब घरेलू सीमा में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो घरेलू सीमा देख लेते हैं। घरेलू सीमा जो होती है आपकी, इसके अंतर्गत देश की जो भौगोलिक सीमा है वो तो आएगी आएगी सारी। तो भौगोलिक सीमा, या इसको बोल सकते हो राजनीतिक सीमा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भौगोलिक सीमा पूरी जो देश की सीमा रेखा है वो आ जाएगी। इनमें से प्लस क्या होंगे? भारत के जो दूतावास हैं, दूतावास चाहे वो वाणिज्यिक हों, चाहे वो वाणिज्यिक दूतावास हो, चाहे आपके सामान्य दूतावास हो, ये सारे दूतावास क्या हो जाएंगे? जो दुनिया में हैं, दुनिया के अन्य देशों में हैं, ये जुड़ जाएंगे। प्लस ये तो जुड़ गए, एक चीज और जुड़ेगी कि देश के जो निवासी हैं उनके मालिक स्वामित्व वाले जो कुएं हैं, तेल के कुएं, प्लस हवाई जहाज हैं, प्लस पानी के जहाज हैं, ये कहाँ हैं? इंटरनेशनल वाटर में है। अगर ये इंटरनेशनल क्षेत्र में है, ऐसा क्षेत्र जहां किसी एक का हक नहीं होता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी जुड़ जाएगी जीडीपी में। क्या चीज नहीं जुड़ेगी? क्या चीज घट जाएगी? तो जब अपने देश के दूतावास जो विदेशों में हैं, वाणिज्यिक दूतावास हो या सामान्य दूतावास, वो चीज अपनी जुड़ रही है, तो जो विदेशियों के दूतावास इंडिया में हैं उनके अंदर कोई भी चीज उत्पादित हो रही वस्तु या सेवाएं, वो अपने देश की जीडीपी में नहीं जुड़ती हैं। तो क्या चीज घट जाएगी? माइनस हो जाएगी विदेशी क्षेत्रों के दूतावास जो भारत में है। ये आपका हो गया जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब जीडीपी में सभी उत्पादित जो हैं अंतिम वस्तुएं और प्लस सेवाएं वो तो जोड़ रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं नहीं जोड़ते हैं? तो एक तो वो वस्तु नहीं जोड़ते हैं जो रीसेल हो रही है, यानी पुरानी वस्तु पुनः बेची जा रही हो, तो इसको क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे जीडीपी में। दूसरी चीज क्या नहीं जोड़ेंगे जीडीपी में आपकी? कि जो हस्तांतरित भुगतान होते हैं। हस्तांतरित भुगतान क्या होते हैं? वो चीजें, वो भुगतान जो एक तरफा होते हैं, उसके बदले में ना आप कोई सेवा देते हो और ना ही कोई आप वस्तु देते हो। तो उसमें क्या आ जाता है? प्राइज मनी। प्राइज मनी जो है आपकी, इसके बाद आपको जो पेंशन हो जाती है, भत्ते हो जाते हैं, खासतौर से बेरोजगारी भत्ता वगैरह है। इसके बाद आपको सरकार द्वारा अनुदान जो एक तरफा दे दिए जाते हैं। ये सारी चीजें आपकी जीडीपी में नहीं जुड़ती हैं, तो यहां पे लिख दो नहीं जुड़ना। प्लस आपकी जो संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है, संपत्ति होती है जैसे आपका मकान है उसका मूल्य बढ़ गया, वो भी आपकी जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी जीडीपी में क्या क्या जुड़ती हैं वो मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया। ये चीजें आपकी जुड़ेंगी, ये यहाँ से घट जाएगी, ये जीडीपी में नहीं जुड़ेगी और इसकी काउंटिंग ही नहीं होगी ये चीजें। तो ये हो गया आपका जीडीपी। अगला देख लेते हैं। जीडीपी के बाद अगला टर्म आता है आपका एनडीपी। जी लगा था वहां पे, ग्रॉस था, ग्रॉस मतलब जी, एन मतलब नेट। तो नेट क्या है, ग्रॉस क्या है, इसका अंतर समझ में आ जाएगा तो आप जीडीपी से एनडीपी निकाल सकते हो। क्या होता है नेट में? जब आपकी कोई मशीनरी होती है, पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं मशीनरी को, उद्योग को, जो मशीन है, जो उपकरण है, फैक्ट्री है आपकी,
इसमें क्या हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, मशीनें चलेंगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ घिसावट होगी, उनमें टूट फूट होगी, उनका मूल्य अपने आप अवमूल्यन ह्रास हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप लेते हो फर्स्ट हैंड उपयोग कर लेते हो तो उसका मूल्य अपने आप गिर जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि मशीनों में कुछ घिसावट और टूट फूट होती है तो कुछ मूल्य ह्रास हो जाता है उन मशीनों का। वही मूल्य ह्रास जब आप जीडीपी ग्रॉस में से घटा देते हो तो आपका नेट शुद्ध आ जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इनमें क्या होती है, घिसावट या टूट फूट। तो इस घिसावट और टूट फूट का मूल्य एक अनुमान कर लेते हैं कि इतने की हो गई होगी, वो चीज घटा देते हैं। तो जीडीपी एनडीपी क्या हो गया आपका, जीडीपी माइनस के मूल्य ह्रास। इस प्रकार से आप जीडीपी से एनडीपी निकाल सकते हो। अब कहीं पे भी नेट लगेगा वहां पे आप मूल्य ह्रास घटा दोगे तो जीडीपी से आपका ग्रॉस से नेट निकल आएगा। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका, थर्ड है कॉन्सेप्ट जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद वो क्या था, जीडीपी क्या था आपका, सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद था और जीएनपी आपका क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा देख लेते हैं। वहां पे क्या था कि देश की सीमा के अंदर, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी में जुड़ जाएगा। ठीक है। और जीएनपी में क्या होता है कि देश की सीमा हो चाहे देश के बाहर हो, लेकिन वो भारत का निवासी हो, तो देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश के अंदर या देश के बाहर जो कुल वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उनका जो योग होता है वो आपका क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इतना सा है। उसमें जीडीपी में क्या होता है कि देश की सीमा के अंतर्गत अंदर, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी, यहां पे उत्पादन कर रहा है भारत के अंदर, तो वो जीडीपी कहलाएगा। और जीएनपी में राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होगा कि देश की सीमा के अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे अडानी ने फैक्ट्री ऑस्ट्रेलिया में लगाई तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी उत्पादन वो करेंगे वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा भारत की, वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में जुड़ जाएगा। लेकिन जो भारत की राष्ट्रीय आय है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें भारत की में जुड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको कि देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश के अंदर तथा बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं, आपका जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां पे आपका जीएनपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर भी आपको पता चल गया होगा। तो ये हो गया। अब ये जीडीपी से जीएनपी निकालेंगे कैसे। तो जीडीपी है आपकी, तो जीएनपी आपके पास आपको निकालनी है। जीएनपी इज इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी क्या है, देश के अंदर, देश के अंदर चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, उन्होंने जो उत्पादन किया उसका कुल मूल्य आ गया आपका, वो हो गई आपकी जीडीपी। अब इसमें से आप क्या करोगे, उन लोगों को घटा दोगे जो विदेशी हैं, भारत से आके उत्पादन करके गए। जैसे रेडमी है, एमआई है, एमआई का फोन का उत्पादन कहाँ, इंडिया में कर रहा है। इंडिया में कर रहा है तो वो जीडीपी में तो काउंट हो गया, लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा। जीएनपी में क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनएफआईए करते हैं अपन, तो आपका क्या जीएनपी निकल आता है। अब एनएफआईए क्या है, एनएफआईए क्या है, तो एनएफआईए इज इक्वल टू होता है देश के नागरिकों, देश के नागरिकों द्वारा
विदेश से कमाई, आय जो उत्पादन किया इन्होंने वस्तु या सेवाओं का, माइनस के विदेशी नागरिकों द्वारा भारत से आए। ये चीज कर देंगे आपका तो NFIA आ जाएगा कि देश के नागरिकों ने जो विदेशों से कमाया उसको जोड़ देंगे और जो विदेशों के नागरिकों ने देश से कमाया उसको घटा देंगे तो आपका NFIA आ जाएगा। NFIA अगर देश के नागरिकों ने ज्यादा कमाया है और विदेशी यहां से कम कमा के ले गए तो NFIA आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। तो GDP जो है आपकी GNP GDP से ज्यादा हो जाएगी, है ना। जो GNP है अगर देशी नागरिकों ने विदेश से ज्यादा कमाया और विदेशियों ने यहां से कम कमाया तो क्या हो जाएगा आपका कि GNP में GDP बराबर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये पॉजिटिव में दो रुपए भी एक्स्ट्रा हैं तो जुड़ जाएंगे तो GNP आपकी GDP से ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपने क्या है कम कमाया, देश के नागरिकों ने कम कमाया और विदेशी यहां से ज्यादा कमा के ले गए तो क्या हो जाएगा आपका GNP जो है GDP से कम होगी। तो नॉर्मली इंडिया के मामले में क्या होता है NFIA हमेशा निगेटिव रहता है, विदेशी यहां से ज्यादा कमा के ले जाते हैं और देश के नागरिक वहां से कम कमा के लेके आते हैं। तो इंडिया के केस में NFIA नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा आपका GNP GDP से कम रहती है। इंडिया के केस में तो GDP आपने देख लिया क्या होता है, NDP देख लिया नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहीं पे भी नेट लग जाता है तो नेट में क्या करते हो आप मूल्यह्रास घटा देते हो। अगला टर्म देख लेते हैं, अगला टर्म आता है इकोनॉमिक्स में आपका, अभी आपने क्या देख लिया GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देख चुके हो। अब देखोगे आप GNP से आप देखोगे NNP। NNP क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां पे क्या है ग्रॉस, ये ग्रॉस है वो नेट है, नेशनल यहां पे तो नेशनल वहां पे है ही है, प्रोडक्ट सेम है। तो अपने को क्या कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में केवल कन्वर्ट करना है। ग्रॉस को नेट में जहां पे कन्वर्ट करना है मैंने बताया, जहां पे शुद्ध सकल को शुद्ध में कन्वर्ट करोगे वहां पे क्या है मूल्यह्रास घटा दोगे। तो GNP माइनस के मूल्यह्रास, मूल्यह्रास करोगे जैसे ही तो क्या आ जाएगा आपका NNP। तो GNP से NNP कैसे निकालना है आपको पता चल गया है। ये चार अवधारणाएं जो सबसे डिफिकल्ट होती हैं इकोनॉमिक्स की वो आपको मैं बता चुका हूं, 3-4 अवधारणाएं और आएंगी। तो अगली अवधारणा देख लेते हैं क्या होती है। तो अभी तक आप क्या क्या निकालना सीख गए, GDP, फिर GNP, फिर NDP, फिर NNP। GDP से आपने GNP निकाला तो आपने क्या कर दिया NFIA जोड़ दिया। NFIA बता चुका हूं क्या होता है। GNP से आप NDP निकालो या GDP से NDP निकालो तो GDP से NDP में क्या है आपने मूल्यह्रास घटा दिया। और जब आप GNP से NNP निकालते हो तो यहां पे भी क्या मूल्यह्रास घटा दोगे। इस प्रकार से आपके सारे टर्म निकल चुके हैं। अगला देख लेते हैं GDP। एक टर्म होता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो फैक्ट्री की लागत होती है उस पे अगर GDP निकालो तो उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट पे GDP निकल आएगी। फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट के बाद जो फैक्ट्री की लागत लगी वहां पे तो GDP निकाल लिया आपने, उसके बाद क्या होता है कुछ टैक्स जुड़ जाते हैं जिसे बोलते हैं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट क्या है हर एक उत्पादन जो भी आपने वस्तु का उत्पादन किया सेवा सब पे एक टैक्स लगाती, GST जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। नेट में क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है और माइनस की सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कई वस्तुओं पे
तो अगर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो सब्सिडी क्या करोगे, घटा दोगे और इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो जब जीडीपी जो है आपकी फैक्टर कॉस्ट पे होती है, फैक्ट्री की कीमत पे होती है, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगी, जीडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस पे आ जाती। इस प्राइस पे ही क्या वस्तु बाहर बाजार में बिकती है। तो दो अवधारणाएं और आ गई, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। और ये सब में लग सकती है, जीडीपी में भी लग सकती है, जीएनपी में भी लग सकती है, एनडीपी में भी लग सकती है और एनएनपी में। तो एनएनपी का मूल्य भी फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं और मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, जीडीपी का भी मूल्य फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं और मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो अंतर इतना ही है कि जीडीपी या किसी भी चीज में इनडायरेक्ट टैक्स में ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, ये सब्सिडी घटा देंगे तो इसको टोटल बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी जब आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप किस में जोड़ दोगे, जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें, तो क्या हो जाएगा, आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर मार्केट प्राइस पहले से दिया हुआ है तो उसमें एनआईटी घटा दोगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो ये अवधारणाएं आपकी हो गई। अगली दो अवधारणाएं देख लेते हैं कि और दो चीजों पे और देखते हैं, एक चालू कीमत पर और दूसरी अवधारणा बोलती है बाजार मूल्य पर। चालू कीमत पर किसी चीज का मूल्य देखा जाता है और बाजार मूल्य पर। तो चालू कीमत पर मूल्य देखते हैं क्या होता है। चालू कीमत पे वही मूल्य होता है जो अभी मार्केट में करंट में वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान मार्केट प्राइस या वर्तमान मूल्य, ये हो गया आपका चालू कीमत। और जो आपका बाजार आधार मूल्य होता है, ये बाजार की जगह इसको बोलते हैं आधार मूल्य। आधार मूल्य क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे चालू कीमत है, पिछली साल किसी चीज का रेट था, इस साल वो रेट बढ़ गया। जैसे दूध की कीमतें हैं 2-3 महीने पहले कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई, तो क्या हो गया, वो महंगाई बढ़ गई उतनी। तो महंगाई जो जुड़ गई है वो रियल जीडीपी तो दिखाती नहीं है। गवर्नमेंट इसको डिलीट करने के लिए एक आधार वर्ष तय कर देती है। तो इस टाइम आधार वर्ष जो आपका चल रहा है 2011 और 12, 2011 और 12 में हर एक चीज के, जैसे माचिस का जो मूल्य था 2011-12 में, वही मूल्य गवर्नमेंट अभी भी लेती है माचिस का मूल्य, कि इसका मूल्य अगर 50 माचिस से बनी है और पहले 1 रुपये था तो गवर्नमेंट इस टाइम पे भी माचिस का मूल्य 1 रुपये ही जोड़ेगी अगर आधार वर्ष पे जीडीपी निकालेगी। तो 2011-12 का जो मूल्य है, इससे क्या होगा, महंगाई आप एलिमिनेट कर देते हो, महंगाई हटा दी, तो ये हो गया आधार मूल्य पे। और जो वर्तमान में कीमत है उस पे सारी चीजों का मूल्य जोड़ लिया आपने, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, तो क्या हो गया आपका चालू कीमत पे। तो दो अवधारणाएं और हैं कि अगर एमपी मार्केट प्राइस पे कोई चीज दी है, जीडीपी एमपी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाजार मूल्य पे। और अगर जीडीपी किस पे दी, आधार वर्ष पे, तो ये क्या हो गई आपकी कि 2011 और 12 में जो मूल्य थे हर एक वस्तु के उस हिसाब से जोड़ा गया। तो इस टाइम इंडिया में जो जीडीपी निकाली जाती है वो आपकी किस पे निकाली जाती है, आधार वर्ष पे। इससे क्या है, हमको रियलिस्टिक वैल्यू मिलती है कि हाँ कितनी हमने सच में ग्रोथ की है कि नहीं की है। तो ये सारी अवधारणाएं अब आपकी हो गई हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय आय। लोगों को लगता है कि जीडीपी ही राष्ट्रीय आय होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। राष्ट्रीय आय क्या होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय बोला जाता है आपको एनएनपी एफसी एट फैक्टर कॉस्ट को। एनएनपी में क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टरी कॉस्ट लिख लो इसको। तो ये हो गया एनएनपीएफसी, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। तो किसी देश की राष्ट्र की पूरे साल भर की आय देखनी हो तो हम क्या निकालते हैं, एनएनपीएफसी, ना कि जीडीपी। एनएनपीएफसी में अब जीडीपी से एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे, जीडीपी से आपको निकालना है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे है ये आपकी, इससे आपको निकालना है एनएनपीएफसी। तो चलिए बता देता हूं। एनएनपीएफसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, जी है ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, माइनस मूल्य ह्रास,
माइनस मूल्यह्रास करोगे तो जीडीपी से आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी। इसके बाद प्लस का क्या कर दोगे आप, एनएफआईए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो डी है डोमेस्टिक, ये नेशनल में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एनएनपी। दो चीजें हो गई, प्लस मार्केट प्राइस है, मतलब इसमें क्या है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं। इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जैसे ही घटाओगे आप, आपका क्या फैक्टर कॉस्ट पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस के क्या करोगे, एनआईटी, तीन चीजें कर दोगे तो यहां से आपकी आ जाएगी एनएनपी एफसी। इस प्रकार से आप राष्ट्रीय आय निकाल लेते हो। राष्ट्रीय आय होती है आपकी एनएनपी एफसी। ये सारे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे, आधार वर्ष पे, चालू कीमत पे, मार्केट प्राइस पे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। नेट कैसे करते हैं, सकल को शुद्ध में कैसे बदलते हैं, डोमेस्टिक को राष्ट्रीय में कैसे बदलते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे बदलते हैं, वो सारी अवधारणाएं आप लोग को समझा दी हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होगा जीडीपी, जीएनपी का, आप लोग बड़े अच्छे से उसको कर पाओगे। तो ये हो गया। अगला हम टॉपिक इसी में देखते हैं कि ये तो आपने राष्ट्रीय आय निकाल ली है, अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो जो टोटल राष्ट्रीय आय हुई, राष्ट्रीय आय, इसको क्या बोलते हैं, एनएनपी एफसी। तो ये क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एफसी होगी राष्ट्रीय आय। इसको डिवाइड कर देंगे देश की जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से एनएनपी एफसी को आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो यहां पे ध्यान रखो कि ये हो गई आपकी प्रति व्यक्ति आय, जो निकालते हैं कि देश की कितनी, अभी 1 लाख रुपए के ऊपर जा रही है। प्रति व्यक्ति आय भी आपकी या तो चालू कीमत पे होगी या आधार वर्ष पे। चालू कीमत पे होगी तो जो मूल्य अभी चल रहे होंगे, वर्तमान में हर चीज के वो जोड़े गए होंगे। आधार वर्ष पे होगी तो 2011 या 12 को आधार वर्ष माना गया है, उस पे जो होगी तो उस टाइम जो मूल्य होंगे उस आधार पे बताए। तो आधार वर्ष पे हमेशा चीजें कम होती हैं और चालू कीमत पे महंगाई जुड़ गई 2011-12 से जो अब तक हुई है तो वो ज्यादा होगी। ये तो सारे हो गए आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि को मापने की सारी चीजें बता दी, क्या क्या, जीडीपी, इसके बाद जीएनपी, इसके बाद एनडीपी, फिर एनएनपी, फिर आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिर मार्केट प्राइस बताया, फिर चालू कीमत बताया, और फिर बताया आपको आधार वर्ष। ये चारों चीजें आप जो ये 4 चीजें बताई हैं सब में लगा सकते हो। फैक्टर कॉस्ट पे आप जीडीपी निकाल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी निकाल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी निकाल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी निकाल, मार्केट प्राइस पे भी सारी चीजें निकाल सकते हो। मार्केट प्राइस पे अगर पहले से दी हुई है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना तो आप क्या करोगे, हर एक चीज में एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, घटा दोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपका जो गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसमें से सब्सिडी घटा देते हो टोटल, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। तो यहां पे आर्थिक वृद्धि वाला अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अगला आ जाते हैं आर्थिक विकास, कि आर्थिक वृद्धि किसी देश में हो गई, इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि होगी कि उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि वस्तु सेवाओं का ही मूल्य जोड़ा जा रहा है। और वस्तु जीडीपी, एक चीज और है जीडीपी में कि ये मापा कैसे जाता है, इसका मापन कैसे किया जाता है। जोड़ तो लिया आपने, लेकिन जीडीपी अगर आपको निकालनी है तो कब से कंपेयर करोगे, कैसे मानोगे, तो जो पिछले साल का सेम काल था, सेम ड्यूरेशन अभी का और सेम ड्यूरेशन पिछले साल का, उससे कंपेयर करते, ना कि इसी साल से। जैसे तिमाही का निकालना है, जनवरी टू मार्च में, इस टाइम 2023 में निकालेंगे जैसे, तो 2023 में जनवरी टू मार्च की जीडीपी निकालनी है, तो ये कितनी है, इसमें होगा 110 हो गई, 110 रुपए का उत्पादन हुआ। और फिर अपने को पता करना है कि पिछले साल से कितना ज्यादा हुआ या कितनी ग्रोथ रेट हुई। तो हम क्या देखेंगे, जनवरी टू मार्च
2022, इससे कंपेयर करेंगे कि अगर इसमें 100 का उत्पादन हुआ था तो देखेंगे कि 10% अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ चुकी। तो जब जीडीपी आपको तुलना करनी हो या वृद्धि दर निकालना हो तो सेम ड्यूरेशन पिछले साल का लेते हैं और उससे तुलना करते हैं। ये नहीं करते हैं कि इस साल के 3 महीने अभी उठा लिए और पिछले 3 महीने से तुलना कर दी कि जनवरी टू मार्च का देखना है तो हमने कर लिया कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का तुलना कर लिया। नहीं, जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का निकालना होगा तो पिछले साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर से तुलना करेंगे, क्योंकि हर महीने में क्या है, हर एक चीज की ग्रोथ अलग होती है। बरसात के दिनों में उत्पादन घट जाता है, चीजें घट जाती हैं, तो क्या होगा, उसकी तुलना केवल बरसात के दिनों से कर सकते हो। अब आर्थिक विकास पे आते हैं थोड़ा जल्दी। आर्थिक विकास जब जीडीपी की में वृद्धि हो रही है आपकी या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि के साथ साथ क्या होगा, कल्याण स्तर या जीवन स्तर, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो तो क्या बोलते हैं आपको, आर्थिक विकास। जीवन स्तर में वृद्धि के लिए क्या देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम जो अभी मैंने बताई कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजों में वृद्धि हो रही हो। पेयजल, स्वच्छता, गरीबी कम हो रही हो, निर्धनता क्या हो रही हो आपकी, कम हो रही हो, बेरोजगारी क्या हो रही, कम हो रही हो। तो यहां से समझ में आता है कि इस देश का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अब अंतर तो समझ में आ गया होगा। आर्थिक वृद्धि आपकी जीडीपी, जीएनपी वगैरह, आर्थिक विकास है कि जब जीडीपी में वृद्धि हो तो उसके साथ साथ उस पैसे का इस्तेमाल क्या हो, लोगों के कल्याण स्तर में वृद्धि के लिए हो।